नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल। जी हां, अपने खास कार्यक्रम हॉट सीट को लेकर मैं पेश हूं आपके सामने और सीधे तौर पे आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो आप खुद कहेंगे कि इनसे बेहतर क्या। जी हां, आज के दिन इनसे बेहतर कुछ नहीं। वो शख्स हैं नरेश अरोड़ा और उन्होंने इस वक्त हमारे लिए वक्त निकाला है। डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर नरेश अरोड़ा, जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के थिंक टैंक के रूप में काम किया और कर्नाटक में बड़ी जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे अगर नरेश अरोड़ा को दक्षिण का प्रशांत किशोर कहा जाए तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। जी हां, और हम सीधे नरेश जी की तरफ मुखातिब होते हैं। नरेश सर, आपका बहुत 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 स्वागत, क्योंकि इस बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत स्वागत आपका। थैंक यू भाई। बॉस, क्या कहूं आपको, कितने रूप, कितने रंग, कितने नाम, एक नाम तो है नहीं, तो क्या कहूं। आप ही बताइए कि मैं आपको बोलूं क्या, क्योंकि आप थिंक टैंक भी हैं, आप प्लानर भी हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं और आप डेवलप करने वालों में से हैं, डिलीवर करने वालों में से हैं। क्या कहूं आपको। भाई, धन्यवाद आपकी। आपने इतने अच्छे तरह से हमें मुखातिब होकर हमारे बारे में चर्चा किया। बट नरेश अरोड़ा नाम रखा है बचपन में पेरेंट्स ने, उसी से बुलाएं तो अच्छा रहेगा। ये बड़ी बात। नरेश जी, ये समझना चाहूंगा मैं, और मैं नहीं बल्कि देश इस वक्त समझना चाहता है, कर्नाटक में ऐसा क्या जादू हुआ, किस तरीके से आपने मेहनत की, कैसे कोशिशें की, जो बड़े बड़े प्लानर, बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक प्लानर का आपने तमाम प्लान को ध्वस्त कर दिया। ऐसा क्या किया आपने। आसिफ भाई, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक का चुनाव रहा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐसे है कि कांग्रेस जनरली कोई भी चुनाव से 2-3 महीने पहले जागती है। यहाँ पे जब हमारा डीके शिव कुमार जी के साथ मिलाप हुआ और मिलन हुआ, हमने काम शुरू किया, तब चुनाव में 2 साल का समय वक्फा बाकी था। आज से 2 साल पहले की बात है जब हमने काम शुरू किया, और वो समय जो है वो पूरी तरह से फोकसली इन्वेस्ट किया गया चुनाव जीतने की ओर। उसमें कोई एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी, ना डीके की तरफ से ना हमारी तरफ से। बिल्कुल। और जैसे वो छुट्टी नहीं लेते थे वैसे हम भी छुट्टी लेने वालों में से नहीं थे, और उस समय का उपयोग किया गया। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के अभियान चलाए गए, कैंपेन चलाए गए, लोगों के इश्यूज को एड्रेस किया गया पॉजिटिव टोन में, सिर्फ उसका क्रिटिसिज्म करके या उसको नकारात्मक बता के नहीं। और वो लगता है कहीं ना कहीं जनता के साथ उसका जुड़ाव हुआ। उन सब चीजों का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनके नेताओं ने भी इसमें योगदान दिया। पर डीके जो एक ओल्ड वॉर हॉर्स हैं, जिनको मतलब वॉर हॉर्स नहीं कहूंगा मैं, तो वर्क हॉर्स बोलता हूँ उनको, क्योंकि वो भी अनथक मेहनत करने वालों में से हैं और अनेकों चुनाव जीते और जितवाए हैं उन्होंने। हम उसको चुनाव तो नहीं सिखा सकते, बट आज के दौर में जैसे चुनाव रोज एक नया मोड़ लेता है, उसमें कोई ना कोई नया पहलू लाना, कोई नया पर्सपेक्टिव, सजेशन, इनपुट, पर्सपेक्टिव, वो हम उनके आगे रखने का काम करते थे और वो कहीं ना कहीं उससे सहमत होते थे, तो हमारा जो है वो 2 साल काम चलता। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी आज से पहले, क्योंकि आपने हरियाणा में भी बहुत सारी प्लानिंग की, बहुत सारे पार्टी को आगे ले जाने की तमाम कोशिशें की। हरियाणा में वो नतीजे मतलब लगभग मिलते मिलते रह गए, क्योंकि आपकी कोशिशें हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि उस वक्त भी दिन रात एक करके आपने हरियाणा में बहुत मेहनत की थी और हम जानते हैं आपकी मेहनत को भी। क्या कर्नाटक को समझना इतना आसान था जब आप गए होंगे, जब नया टास्क आपको मिला होगा, क्योंकि आप टास्क ओरिएंटेड हैं, तो आपको लगा, आपकी टीम को लगा कर्नाटक इतना आसान है, या फिर आपको लगा कि ये तो बहुत टफ टास्क है जिसे हमें करना है। अजी भाई, अगर टास्क करनी हो तो उसको करने का मजा ही क्या है, और उसको करने की आपकी प्रेरणा कैसे आएगी। हरियाणा में और हरियाणा जैसे बाकी प्रदेशों में जहां पे हमने काम किया, मेरा 9th स्टेट इलेक्शन है जो मैं पिछले 7 साल में हम लड़े हैं डिजाइन बॉक्स में। जी। और जनरली टाइम मिलता है 1 महीने 2 महीने का। आप पैसे से समय को नहीं खरीद सकते, आप बाकी सब चीजें पैसे से खरीद सकते हैं, और पैसे का तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी के सिस्टम में अभाव ही रहता है। हरियाणा के अंदर भी जब चुनाव लड़े थे तो 30 दिन का केवल चुनाव था, 31 सीटें आई थी। अगर समय मिलता है, जो कि यहाँ पे मिला, इससे पहले हमारे को छत्तीसगढ़ में 9 महीने का समय मिला था, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी परिणाम जो है वो पार्टी के लिए आशापूर्वक रहे। यहाँ पे 2 साल का समय मिला। कर्नाटक, जाहिर सी बात है, हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो कर्नाटक हमारे लिए एक नया देश था, नया भेष था, नई भाषा थी, नया सब कुछ था, नई संस्कृति थी, नया जातीय समीकरण था।
उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के बाद या उत्तर प्रदेश में चुनाव देखने के बाद लगता था कि आप चुनावी आप ये जो जातीय राजनीति को आराम से आप मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आके पता चला कि नहीं, ये तो वापस एबीसी से शुरू करना पड़ता है। तो चुनौतियां तो भरपूर रहती हैं, बट चुनौतियों के साथ ही एक इस फील्ड के अंदर अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो इसमें सस्टेन कर सकें। एक बहुत डिफिकल्ट फील्ड है। बाहर से लगता है कि सिर्फ प्लान बन गया हो गया काम, ऐसा नहीं है। इसमें दिन रात मेहनत लगती है, आंकलन लगते हैं, असेसमेंट लगती है, फिर प्लान बनता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, फिर उसका आउटपुट आता है, फिर आगे चलते हैं। तो वैसे ही कर्नाटका में भी चैलेंजेस थे, बट दिन रात जो काम हुआ उसका नतीजा आया जो एक सेटिस्फाइंग नतीजा है। बिल्कुल। आपने कहा कि यहाँ के कास्ट पॉलिटिक्स का और उत्तर प्रदेश और बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत अलग सा प्रोफार्मा है। वहां को समझना बिल्कुल डिफरेंट वे में है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया की बात करें और साउथ इंडिया की बात करें, जैसे नॉर्थ की कल्चर अलग है, साउथ की कल्चर अलग है, वैसे ही वहां के पॉलिटिक्स का स्ट्रेटजी भी बहुत डिफरेंट होगा। आपने वहां पे बिल्कुल सही कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत हावी है वहां। लेकिन एक बात और समझ में आती है कि वहां मठों का बड़ा प्रभाव है। वहां कहा जाता है कि मठों का राज्य है वो। वहां अगर मठ आपसे मान गए, आपकी बात से सहमत हुए, तो वो बड़ा प्रभाव करता है। तो आपको भी लगा कि इन चीजों को समझना, समझाना, लोगों को बताना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कन्विंस करना लोगों को। देखिए आशिफ भाई, इसमें जाहिर सी बात है कि मठों का प्रभाव तो यहाँ पे है। यहाँ पे मठों का प्रभाव वैसे ही है जैसे नॉर्थ में डेरों का प्रभाव रहता है। जैसे वहां पे बड़े बड़े डेरे चलते हैं, तो मठों का भी प्रभाव यहाँ पे रहता है। तो वो मठों के प्रभाव को जान के उसको अकाउंटेबिलिटी में लेके, उसको अकाउंट में लेके कि हमने जो भी बातें बनाने की कोशिश की। और जनता को बात आशिफ भाई तब समझ में आती है जब जनता की भाषा में आप बात करें। अगर मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मेरे से कोई नासा की बात करेगा तो मेरा इंटरेस्ट एक लिमिटेड अमाउंट तक टाइम तक रहेगा। निश्चित। इस तरह से वोटर भी होता है, और वोटर को भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है और उसके मुद्दे पे बात करनी चाहिए। आप अपनी बात कह के वहां से चले आए और मान लें कि मैंने वोटर को टच कर लिया, तो वो बेमानी सा है, उसका कोई आंकलन नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप वोटर के साथ मिले, बार बार मिले, उसकी बात सुन के उसके लिए बात करें, उसका प्रभाव होता है। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी बनाई। उन 5 गारंटी का जो नींव था वो पिछले 1.5 साल की रिसर्च थी, लोगों से जुड़ना था, लोगों का फीडबैक लेना था, जिसमें डीके शिव कुमार ने इस बात को, सारी बात को लीड किया, नेतृत्व किया। उसके बाद ये गारंटियां बनाई गई और उन गारंटियों का कहीं ना कहीं प्रभाव आपको चुनावी रिजल्ट और नतीजों में नजर आ रहा है और दिख भी रहा है। निश्चित तौर पे नरेश जी, एक बात और समझना चाहेंगे कि कहा जाता है कि डीके शिव कुमार सोते नहीं है। कई सारे लोगों से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि वो सोते ही नहीं है। आप क्योंकि बहुत क्लोज रहे, उनको बहुत तरीके से मॉनिटर भी किया और उनको आपने तमाम तरह के प्लान में इन्वॉल्व भी किया और आपके तमाम प्लान को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो क्या ये सच में है कि वो सोते नहीं है? और वो नहीं सोते होंगे तो फिर आपको तो बिल्कुल भी नहीं सोने देते होंगे। अजय भाई, दोनों एक जैसे लोग एक दूसरे को मिल गए, सोते और बाकियों को सोने का तो फिर मतलब बनता ही नहीं है। और सोते का मतलब ठीक है, वो 2-4 घंटे की नींद लेते हैं, बट वो आपको एक किस्सा बताता हूँ। हम एक चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कर्नाटका में, वहां पे एक हादसा हो गया था जिसमें 36 लोगों का इंतकाल हो गया, क्योंकि तो उसमें ऑक्सीजन की पाइप कट गई थी कोविड के दौरान। जी। तो पार्टी ने डिसाइड किया और हमने डिसाइड किया, डीकेजी ने डिसाइड किया कि हम सबको आर्थिक मदद कुछ पहुंचाना चाहेंगे और उन 36 फैमिलीज को मिलना चाहेंगे। तो बैंगलोर से सुबह 6:30 बजे निकले हम, मैं और डीके और साथ में लोग निकले जो नेता थे वहां पे जी। और हम चामराजनगर गए और अगले दिन सुबह 6:30 बजे हम वापिस बैंगलोर पहुंचे। अगले दिन 6:30 बजे? अगले दिन 6:30 बजे वापिस पहुंचे। 24 घंटे नॉन स्टॉप। जो बैंगलोर से चामराजनगर का भी 3 घंटे का 4 घंटे का डिस्टेंस है, उसके बाद वहां पे एक एक घर में जाके ऐसा नहीं किया कि आज इतने कर लिए कल कर लेंगे, बोले एक ही दिन में खत्म करेंगे। और 6:30 बजे अगले दिन हम वापस आए। बिल्कुल। और मजे की बात आगे बताने वाला हूँ कि जब 6:30 बजे वापस पहुंचे तो उनके घर पे पहुंचे तो मैं अपने घर लाने के लिए निकलने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि एक वीडियो और बना लेना चाहिए जी। तो जनरली किसी नेता को अगर आप 24 घंटे जगाने के बाद आप उनको बोलो तो कहेंगे यार दोपहर को बना। बिल्कुल। मैं एक और वीडियो बनाना चाहिए हमारे को कुछ मुद्दे के लिए, बोले हाँ भी बनाते। वाह। उसमें उनकी ये जो अनथक मेहनत है उसका नतीजा है और उनकी नेचर में ऐसा है कि वो चाहते हैं कि काम हो। और मैंने बहुत राजनीतिक लोगों के साथ काम किया है। डीके शिव कुमार
कोई छोटा फंक्शन हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, माइक तक खुद चेक करने की कोशिश करते हैं एक दिन पहले कि मैं माइक भी खुद चेक कर लूं, ताकि कोई चीज में कमी कहीं नहीं रह जाए। तो बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी है उनसे। जी। और जब कोई आदमी खुद इतनी मेहनत कर रहा होता है तो आपका भी मन करता है कि आप उसको 2 कदम फालतू बेशक, बढ़ा। बेशक, बेशक। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब आप सामने हैं तो सवालों का बौछार हमने तैयार कर रखा है और आपको परेशान करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का कितना इम्पैक्ट रहा? क्योंकि माना यह जा रहा है और ये कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक संजीवनी की तरह रही, और उसका नतीजा अब कर्नाटक के चुनाव नतीजों पर भी साफ देख रहे हैं हम। क्योंकि कर्नाटक जैसे टफ स्टेट को, और आपने अपनी प्लानिंग से, डीके शिव कुमार की मेहनत से, कांग्रेस पार्टी और तमाम वर्करों के डेडिकेशन से आप लोगों ने हासिल किया, उसमें भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का काम, ये कितना इम्पैक्टफुल रहा? अजय भाई देखो, कोई भी कैंपेन हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन है, इसके साथ एक मेकेदाटू यात्रा कैंपेन यहाँ पे चली थी, जी हाँ। फ्रीडम मार्च, कोई बहुत बहुत तमाम तरह के कैंपेन चले। जी। किसी भी कैंपेन का पर्पस एक पर्पस हो। भारत जोड़ो यात्रा का पर्पस था कि कांग्रेस पार्टी 21 दिन, जितने दिन कैंपेन, जितने दिन उनकी यात्रा यहाँ चले, जी। सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उसमें जाके पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। अब वो यात्रा तो निकल रही थी 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो आपको यहाँ पे 224। जी। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बाकी जगहों से भी लोगों का पार्टिसिपेशन, शमूलियत हुई। उस शमूलियत के लिए वहां का कार्डर एनर्जाइज हुआ, प्रिपेयर हुआ, मालूम पड़ा। तो उस यात्रा का भी अपना एक बेनिफिट था। जी। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी हमेशा तैयार रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी एक उत्सव था। उस उत्सव में जाने के लिए जब पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है तो उसको एक मोटिव मिलता है, जी। उससे एनर्जी आती है, एनर्जी से फिर दोबारा आदमी नया काम करने के लिए सोचता है, बात होती है। बेशक। तो भारत जोड़ो यात्रा ने भी अपना काम किया। और मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा यहाँ पे कि जी। जितने भी राज्यों में से भारत जोड़ो यात्रा निकली, जी। जहाँ कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं थी, जी। वहां पे कर्नाटका नंबर 1 परफॉर्मर रहा इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, मोबिलाइजेशन, लोगों का आना, पार्टिसिपेशन करना। तो भारत जोड़ो यात्रा का भी रुख इसमें रहा। उन दिनों में और कोई कैंपेन नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा ही था। तो पूरी तरह से पार्टी उसमें समर्पित थी। सब कार्यकर्ताओं का उत्साह था, नेताओं का उत्साह था कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाके नंबर दिखाएं, और उसका असर यहाँ पे अब दिख रहा है। बिल्कुल। आपने एक मतलब आपने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो रिलीज किया था कल। वो 3 मिनट का वीडियो था, वो हमने कोशिश किया है पूरे दिन में दिखाने, कल भी हम दिखाएंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो हम लोग नहीं समझ पाए, जो लैंग्वेज बैरियर था हमारे साथ, कुछ महिलाओं को लेकर आप लोगों ने एक बड़ा कुछ कार्यक्रम किया था। वो क्या कार्यक्रम था? क्योंकि ऐसे तो महिलाओं को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे पार्टियां करती हैं, बहुत सारी सरकारें करती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट दिख रहा था उस वीडियो में। क्या था वो? उसको जरा अगर बता सके आप तो। वो 3 मिनट का काम, हमने 3 साल का काम 3 मिनट में दिखाने की कोशिश की। जी। लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो भी आज कांग्रेस पार्टी के परिणाम आए हैं, वो परिणाम 3 साल की मेहनत का नतीजा है। 3 साल में डीके शिव कुमार जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से लेके 3 साल आज तक जो काम हुए, उसका हमने एक शॉर्ट वर्जन बनाया था। जी। जो महिलाओं के लिए प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम था ना नायकी। जी। ना नायकी एक कन्नड़ा टर्म है, और उसका मतलब होता है आई एम अ लीडर। तो वो लेडीज के लिए ये एक प्रोग्राम, ये महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम तजवीज किया गया था, डिजाइन किया गया था। इनके साथ की सोच थी कि हम महिलाओं को लीडर बनाने की तरफ प्रेरणा दें। तो उसके लिए ब्लॉक लेवल से लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक महिलाओं को बूथ लेवल पे भी बताया गया कि आप नेता बनने के बारे में सोचें कि कैसे आप अपनी समिति को, पंचायत समिति को लीड कर सकते हैं, ब्लॉक समिति को लीड कर सकते हैं, जिला परिषद को लीड कर सकते हैं। इस तरह से कैसे आप नेता बन सकते हैं। तो वह बहुत एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम था, जिसके अंदर प्रियंका गांधी की भी शमूलियत हुई थी एक पॉइंट पे आके, और उसके महिलाओं के अंदर इस बात के जोश फैला, क्योंकि महिलाओं को जैसे वोट बैंक की तरह या कोटा फिल करने की तरफ यूज किया जाता है। बिल्कुल। जी के साथ की सोच थी ये कि हम महिलाओं को मौका दें, उनको बोलें। और उन प्रोग्रामों की बहुत खासियत थी, अजय भाई मैं आपको बताता चलूं जी, होना चाहिए। उस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ महिलाएं करती। अरे वाह। पुरुषों को सिर्फ बैकग्राउंड पे जो चीज मैनेज करने की आवश्यकता हो, जो उनका रोल वो दिया जाता था, और इन ऐसे प्रोग्राम्स में पुरुषों की चेयर महिलाओं के पीछे लगती। तो सांकेतिक नहीं था, लोगों को वाकई संबल देने की बात थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। और आपको बताऊं मैं
कि इसका जिक्र मैंने किया आपसे। आज सुबह मैंने रॉबर्ट वाड्रा से बात की तो वो बड़े खुश नजर आ रहे थे और एक्साइटमेंट उनकी थी और वो कह रहे थे कि प्रियंका ने बहुत मेहनत की है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी, क्योंकि आपने जिक्र किया अभी, तो प्रियंका गांधी का कितना इंपैक्ट रहा और किस तरीके से उन्होंने इस प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला। राहुल गांधी अनडाउटली वो लीडर हैं और तमाम चीजें जानते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी काफी एक्टिव नजर आई और ये भी आपके स्ट्रेटजी का एक प्लान होगा, एक प्लान का हिस्सा होगा। तो कितना इंपैक्टफुल रहा नरेश भाई? जी बिल्कुल, प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रचार किया, प्रसार किया और बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य भी दिए जो कर्नाटक की जनता सुनना चाहती थी। कर्नाटक की जनता उनमें झलक देखती है उनकी दादी की, और उनकी दादी का बहुत बड़ा रिश्ता रहा है कर्नाटक के साथ, उनकी मदर का रिश्ता रहा है कर्नाटक के साथ। तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी के प्रति क्रेज भी है और प्रियंका गांधी पूरी तरह से राजनीति में है तो वो खुलकर बात भी करती है बेबाकी से। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि कैसे उनके प्रचार में आने से उनकी बात कहने से फर्क पड़ता है। कि हमारी 5 गारंटी में से एक सबसे बड़ी गारंटी थी 2,000 रुपया प्रति माह जी विमेन हाउस होल्ड हेड को देनी। अच्छा। वो का नाम था गृह लक्ष्मी। उस गृह लक्ष्मी गारंटी के लिए प्रियंका गांधी खुद आई। तब तक चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुए थे, काफी 3-4 महीने का वक्त था, ये शायद जनवरी की बात है। और उन्होंने आके वो गारंटी लॉन्च की। एक तरफ सिद्धरामैया को खड़ा किया, एक तरफ डीके शिव कुमार को खड़ा किया और उनके द्वारा लॉन्च करने से बात के अंदर बल आता है, लोगों को क्रेडिबिलिटी दिखती है कि एक तो वर्ड गारंटी जब कोई बोलता है तो आप कभी किसी को बात, क्योंकि आज पर हम अगर बात भी कर रहे हैं, आप मेरे को बातचीत में बोले मैं वादा करता हूँ और एक गारंटी देता हूँ, मेरे को गारंटी वर्ड में तो आपने गारंटी दी थी। तो ये जिम्मेदारी की बात होती है, बेशक सिर्फ खुद आने की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने गारंटी दी है, अगर आप खुद सेंट्रल लीडरशिप आके गारंटी दे रहे हैं, गांधी परिवार का सदस्य गारंटी दे रहा है, तो अहमियत बढ़ती है। तो प्रियंका गांधी का अच्छा रोल है। बिल्कुल, ये राजनीतिक सवाल है, लेकिन आपसे सिर्फ जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत टफ रहा होगा तमाम चीजों को ग्राउंड पे उतारना। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी सारी खबरें आती हैं। हम लोग उसको रियलिटी को तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी खबरें आती हैं। साफ तौर पे ये कहा जाता है चेहरा कोई और है, मेहनत कोई और कर रहा है, तमाम तरह की प्लानिंग कोई और कर रहा है, प्लानिंग का हिस्सा कोई और है। क्या था आखिर? और अब क्योंकि अब आजकल में ही तमाम चीज तय हो जाएंगी, कौन नेतृत्व करता होगा, कौन पीछे से सपोर्ट करेगा, तो ये भी क्या एक टास्क रहा जिसको, बहुत टफ टास्क हो जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ा? आसिफ भाई, ये इस बात में पूर्णतः कोई सत्यता नहीं है। दोनों महत्वाकांक्षी नेता हैं, दोनों ने लंबा राजनीतिक जीवन तय किया है, सफर तय किया है। एक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक मल्टीपल टाइम मंत्री रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। महत्वाकांक्षा सबको होनी चाहिए। मैं तो पर्सनली जो आदमी महत्वाकांक्षी होता है उसको बहुत लाइक करता हूँ। उसके अंदर फायर होती है, कुछ अचीव करने की डिजायर होती है, अदरवाइज लोग जो मिलता है उतने से खुश रहते हैं, बिल्कुल, या हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करते। तो वो एक अंदरूनी चर्चा का विषय है, वो चलता रहता है। बट आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने रिलीज किया था, आपने देखा होगा, जिसके अंदर सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार आपस में जो बंद कमरे में चर्चा होती है वो खुले में दिख रही होगी। तो बंद कमरे में चर्चा बहुत होती है उनकी, ऐसा नहीं है, लगभग रोज बात होती होगी उनकी। और पर लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उनके नेता जो उनको लीड करने वाले हैं वो क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं। आपने उस वो वीडियो देखा होगा तो आपको एक चीज और नोट होगी कि उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोनों लोगों ने इकट्ठे बोली है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हमको 5 गारंटी इंप्लीमेंट करनी है, लोगों की हमारे से बहुत अपेक्षाएं हैं। बेशक। तो एक आदमी के नेतृत्व होता है, बाकी टीम होती है, वो टीम वो नेतृत्व किसके हाथ में देते हैं तो पार्टी का सवाल है। पर दोनों लोगों ने आपस में पूरा समन्वय बना के चुनाव लड़ा है। एक तो टिकट वितरण में भी दोनों का समन्वय रहा और इसीलिए उन्होंने जो टिकटें कुछ पर्सनल चॉइसेस को नहीं भी टिकट के लिए प्रेस किया कि चाहते थे इम्यूनिबिलिटी की क्राइटेरिया रहे। बिल्कुल सर, मैंने ये सवाल नरेश जी इसलिए पूछा क्योंकि अभी आपने एक टफ टास्क कंप्लीट किया है और आपके सामने इससे बड़ा टफ टास्क आ पड़ा है। और मैंने 2 लोगों का जिक्र भी इसलिए किया क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही है और आप मेरे सवाल को समझ रहे हैं कि अब राजस्थान सामने है। राजस्थान में कर्नाटक से डिफरेंट वे है क्योंकि राजस्थान में साफ तौर पे अशोक गहलोत जी सरकार में है और उनके सरकार के पूर्व सहयोगी रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और कद्दावर नेता रहे। सचिन पायलट जी ही उनके मुखालफत में नजर आते हैं।
ये किस तरीके से आप इसको समझाएंगे और किस तरीके से आप प्लानिंग करें, क्योंकि अब अगला आपका टफ टास्क जो है, और आपने खुद ही कहा था मुझे टफ टास्क पसंद है, तो ये बहुत बड़ा टफ टास्क आपके सामने है, राजस्थान। अच्छा भाई, हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं जी। राजस्थान का जिक्र आपने किया, राजस्थान की अपनी चुनौतियां हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं। वहां पे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वहां के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता। कोई भी सर्वे, चाहे वो डिजाइन बॉक्स करे, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, सबका रिजल्ट एक ही आएगा कि वहां पे जो मुख्यमंत्री है वो बहुत पॉपुलर है और वो ही कांग्रेस पार्टी की वहां पे स्ट्रेंथ है। जहां तक बात है सचिन पायलट की, वहां पे सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अंदर जब तक है तो उनको साथ लेके चलना पार्टी का निर्णय है। और जो अशोक गहलोत जी ने 5 साल या 4.5 साल में जो वहां पे हुकूमत की है, उसके अंदर जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है, अभी कैंपेन वहां पे महंगाई राहत कैंप के नाम से चल रही है, जिसके अंदर 84 लाख लोग 19 दिन में अपने घर से निकलकर सरकार की स्कीमों का लाभ पा चुके हैं। 4 करोड़ से ऊपर गारंटी कार्ड वितरित हुए, जो पार्टी या सरकार किसी के घर पे देने नहीं गई है जी। वो लोग अपने घर से निकल कर लेने आए और लेने के साथ ही उनके हाथ में आते ही वो गारंटी इंप्लीमेंट होती। आप अगर पेंशन की गारंटी लेके आए तो अगले महीने से पेंशन उनके खाते में आएगी। अगर 100 यूनिट की बात है तो उनका इमीडिएटली अगला महीने में 100 यूनिट का बिल माफ होगा। तो ये सब जो वहां पे स्कीम्स योजनाएं चल रही हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का इसको बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर एक साफ छवि के मुख्यमंत्री हैं, लंबा अनुभव है और मैं उनको कई बार अपनी बातचीत में भी बोलता हूँ कि जो आदमी पिछले 30 साल से राजनीति के अंदर सत्ता से एक बार बाहर एक बार अंदर होके भी सस्टेन करके मुख्यमंत्री है, तो लोगों की टेस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑपोजिशन में ज्यादा होता है, सत्ता में कम होता है। वो लोग वहां पे टिके हुए हैं और पूरी मेहनत से वो मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पे लगे हैं। आज 18वां 19वां दिन है और वो 11 दिन से कैंपों में खुद जा रहे हैं, डेली कैंप में जाते हैं ग्राउंड पे और लोगों की बात समझते हैं, समझाते हैं। उससे पूरी सरकार, पूरी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है वहां पे और मुझे लगता है कि परिणाम आशापूर्वक होंगे इसके, क्योंकि अभी 6 महीने का समय है चुनाव में और 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। जैसे क्रिकेट में लास्ट 5 ओवर बहुत बड़े होते हैं, वही मैं पूछ भी रहा था, क्योंकि आपने कहा कि 3 महीने पे चीजें होती है, तो आपको लगभग वहां 7-8 महीने का वक्त मिलेगा जब आप चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जब चीजों को समझ पाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि हर राज्य के अलग तरीके होते हैं, हर राज्य का स्ट्रेटजी अलग होता है, प्लानिंग अलग होता है, उसका पॉलिटिकल मैप अलग होता है, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए उसकी प्लानिंग अलग होती है। तो आपको लगता है कि राजस्थान टफ टास्क होगा कर्नाटक से बढ़कर या फिर कर्नाटक की तरह? चुनाव तो राजीव भाई हर एक ही होता है, कोई ऐसा आसान चुनाव नहीं होता है। गुजरात में भी बीजेपी अगर चुनाव लड़ रही थी तो बीजेपी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हम चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे और जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो चुनौती तो है, चुनौतीपूर्ण काम है। 3 महीने 4 महीने हमारे को हो भी गए राजस्थान में काम करते हुए और आने के 6 महीने बाकी हैं। अगर जैसे तजवीज किए जा रही है चीजें अगर वैसी चलती रहेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी वापस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो डिफिकल्टीज को पार कर लेंगे। मैं अब बस आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और वो भी आज के दिन, तो खास तौर पे आपने जितना वक्त दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद है। आखिरी सवाल आपसे, राजस्थान आपको लगता है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर ही सारी चीजें हो जाएंगी? सचिन पायलट का मोल्ड होना या सचिन पायलट का साथ में खड़ा होना, सचिन पायलट का साथ आना क्या प्रभाव करेगा, या अगर वो खिलाफ जाते हैं तो वो क्या दुष्प्रभाव रहेगा? मतलब थोड़ा आपसे समझना चाहूँ। हाथ तो जितने साथ जुड़े अच्छा होता है चुनाव, बट अब पार्टी के अंदर का मामला है, पार्टी उस पर जो निर्णय लेगी उस निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। बट मुझे लगता है कि आज की डेट में चीजें सही डायरेक्शन में चल रही हैं। आप अगर राजस्थान से बात करेंगे कि पिछले 3 महीने में और आज में क्या अंतर है तो आपको खुद लोग बताएंगे। जो 84 लाख लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आज का आंकड़ा हो सकता है 90 लाख तक पहुंच गया और कोई छोटी बात नहीं है। 90 लाख लोग अपने घरों से निकल के काम पे जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा और चीजें सही डायरेक्शन में है। और मुख्यमंत्री जो है कुछ मेहनत कर रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, कमान संभाल के फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं, तो पार्टी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और सब सही होगा मेरे हिसाब से। कुछ नई प्लानिंग है, तैयार कर रहे हैं आप? मतलब ऐसे ही, ये तो आपकी अंदरूनी चीज है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ दिया मैंने कि कुछ नई प्लानिंग। नई चीजें तो भाजपा में चलती रहती है, बेशक। तो एक बार कर्नाटक से फारिग होकर तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया।